नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये संस्कृत का पाठ्यक्रम है जो भाषा सेकेंड संस्कृत लेता है उसके लिए है। भाषा सेकेंड और लेवल सेकेंड। दोस्तों, इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं है सेकेंड और भाषा फर्स्ट के अंतर्गत। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें ये जो अपठित गद्यांश है इसमें पद्यांश आता है, और जब आप फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं तो उसमें गद्यांश आता है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी व्याकरण और उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आज हम जो ये सिलेबस हैं वो आपको पूरा अपने इस चैनल पे मिलेगा। पूरे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संस्कृत शिक्षण विधियाँ। ये जो बिंदु नंबर आप 4 देख रहे हो, चौथा बिंदु है, यह है संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ। ये जो बिंदु है आज से प्रारंभ हो रहा है, यानी ये जो टॉपिक है आज से प्रारंभ हो जाएगा। और इसके बाद में भी कंटिन्यू आपको ये सब सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे आपको इस चैनल पे मिलेंगे, जो कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज के अपने जो पहला प्रकरण है संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ। ये जो प्रकरण है इसको हम प्रारंभ करते हैं, जो कि है 5 नंबर का। इसमें से संबंधित आपके 5 नंबर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से अपना जो संस्कृत टीचिंग मेथड का पहला भाग प्रारंभ होने जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या होती है शिक्षण विधियाँ। इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मानव अपने अंतर्निहित भावों को प्रकट करने के लिए मुख्यतः भाषा का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? भाषा का। हम जो अपने अंतर्निहित जो भाव होते हैं उनको दूसरों के माध्यम दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 3 प्रकार? तो वह है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, और तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है कि जिन भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है वो होती है लिखित भाषा। जिन भावों को हम लिख कर के प्रकट करते हैं वो तो होती है लिखित भाषा। और मौखिक भाषा, जिन भावों को बोल कर के प्रकट किया जाता है वो होती है अपनी मौखिक भाषा। इसके अलावा होती है एक सांकेतिक भाषा। तो जिन भावों को संकेत यानी कि अभिनय के द्वारा प्रकट करते हैं वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा उसको हम कहते हैं, यानी कि न तो बोल करके और न लिख करके, केवल हम किसी दूसरे व्यक्ति को संकेत के माध्यम से समझाते हैं, तो वो होती है अपनी सांकेतिक भाषा, जो अभिनय के अंतर्गत अधिकांशतः काम में आती है। भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से निष्पन्न है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भाषा जो शब्द है वो किस धातु से निष्पन्न हुआ है, तो आपको बताना है भाष धातु से, यानी कि भाषा में भाष धातु है। ठीक है। संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है जो राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। संस्कृत भाषा द्वारा संस्कृत शिक्षण प्राचीन काल से प्रचलित है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी संस्कृत शिक्षण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संस्कृत शिक्षण एक कला है, अतः शिक्षण को विशिष्ट शैली से अध्यापन के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। पढ़ाने के तरीका को अच्छा बनाने के लिए, उनको प्रकरण को अच्छे से समझाने के लिए हम अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हम निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। यानी कि जो शिक्षण विधि है उसको हम प्रयोग में क्यों करते हैं, तो क्यों उनका प्रयोग करते हैं। अपना पहला बिंदु है छात्रों के अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। जो छात्र सीखते हैं उस अधिगम को लंबे समय तक दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए भी हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु है अपना शिक्षण विधियों के द्वारा विषय वस्तु को विस्तृत रूप से समझाने के लिए। जो अपनी विषय वस्तु है उसको विस्तार पूर्वक उसके प्रत्येक पहलू पर दृष्टि डालने के लिए भी हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु है अपना विषय वस्तु को रोचक और बोधगम्य बनाने के लिए भी हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं।
शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षक सहायता अनुभव करता है, यानी कि इसके द्वारा जो है शिक्षक सहायता भी अनुभव करता है, उसको अपने प्रकरण को पढ़ाने में थोड़ी बहुत सहायता उसको मिल जाती है। शिक्षण विधियों से छात्र रुचिपूर्वक अध्ययन करते हैं। छात्रों को सृजनात्मकता का विकास, छात्रों के अंदर जो है उस सृजनात्मकता का विकास भी शिक्षण विधियों के माध्यम से होता है। अगला अपना बिंदु है, शिक्षण विधियों में रेखाचित्र, प्रतिरूप यानी कि मॉडल, चित्र, मानचित्रों आदि के प्रयोग के द्वारा पाठ्य वस्तु जीवंत प्रतीत होती है। यानी कि शिक्षण विधियों में हम जो रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं, प्रतिरूप यानी कि मॉडल का प्रयोग करते हैं और चित्र मानचित्रों का प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा जो पाठ्य वस्तु है वो जीवंत प्रतीत होती है, यानी कि साक्षात जैसा पढ़ रहे हैं, यानी कि साक्षात अपने दिमाग में एक इमेज बन जाती है उनकी, जो इमेज बनने से क्या होता है कि वो हम पढ़ते हैं वो बहुत लंबे समय तक हम उसको याद रख सकते हैं। तो ग्रहात्मक क्षमता का विकास भी इससे अच्छा होता है। छात्रों में सहभागिता का भाव प्रकट होता है। प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? पाठ को कंठस्थीकरण करना। ये जो फैक्ट है कई बार इसका प्रश्न के रूप में परीक्षा में देखने को मिला है कि भाई जो प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? तो उसका जवाब होगा अपने कंठस्थीकरण। प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पाठ को कंठस्थीकरण करना था, जो कि अमनोवैज्ञानिक था। अमनोवैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता है कंठस्थीकरण को। संप्रति यानी आजकल संस्कृत शिक्षण विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा कराया जाता है। संस्कृत शिक्षण विधियों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी हम जान लेते हैं। संस्कृत शिक्षण विधियाँ, इसके 3 भाग हैं। पहला है प्राचीन विधि, दूसरा है नवीन विधि और तीसरा है बिल्कुल नवीनतम विधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन विधि की, कि प्राचीन विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ सम्मिलित की जाती हैं। तो इसमें है देखिए पाठशाला विधि। पाठशाला विधि के अंतर्गत आती है अपने मौखिक विधि, पारायण विधि, वाद विवाद विधि, इसके बाद में है अपने प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, कथा कथन विधि, व्याख्या विधि, भाषण विधि, कक्षा नायक विधि, व्याकरण विधि और दूसरी विधि है अपने व्याकरण, जिसके अंतर्गत अनुवाद विधि, इसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। ये तो है अपनी प्राचीनतम विधियाँ। और इसके अलावा नवीनतम विधियों के अंतर्गत सम्मिलित है अपने पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि, हरवर्टीय पंचपदीय विधि, मूल्यांकन। ये अपनी 7 विधियाँ जो है वो है नवीन विधियाँ। और इसके अलावा अपने हैं नवीनतम विधियाँ। नवीनतम विधियाँ इसमें कौन कौन सी है? सूक्ष्म शिक्षण उपागम, आगमन सोपान, आगमन उपागम, समस्या समाधान उपागम, प्रायोजना कार्य, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन और इसके बाद में है संगणक आधारित प्रशिक्षण प्रतिमान, संप्रेषण आधारित उपागम, अभिक्रमित अनुदेशन, सन ग्रंथोपागम, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। और ये जो 11 विधियाँ हैं वो अपने नवीनतम उपागम के अंतर्गत। और इन विधियों को दोस्तों हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। एक एक विधि को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन प्राचीन विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राचीन विधियाँ देखते हैं क्या होती है प्राचीन विधियाँ। तो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के आगमन से पूर्व जो शिक्षण विधियाँ प्रचलित थी उन्हें प्राचीन विधि कहा जाता है। यानी कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लेके आया था, उससे पहले जो शिक्षण विधियाँ आगमन से उनसे पहले जो शिक्षण विधियाँ प्रचलित थी उन्हें हम प्राचीन विधियाँ कहते हैं। और वैदिक काल में वेद अभ्यास के लिए 5 क्रियाओं का समावेश किया जाता था। वैदिक काल में वेदों के अभ्यास के लिए 5 क्रियाओं का समावेश किया जाता था। वो 5 क्रियाएँ कौन कौन सी थी? पहला है वेद स्वीकरणम, दूसरा है विचार है, तीसरा है अभ्यास है, चौथा है जप है और 5वां वेदों का दान। सबसे पहले वेदों का स्वीकरण किया जाता था, फिर विचार किया जाता था, फिर उनका अभ्यास,
फिर उनका जप और फिर वेदों का दान अपने शिष्यों को गुरु देते थे। ये वैदिक काल में 5 क्रियाएं, वेदाभ्यास के लिए 5 क्रियाओं का समावेश था। अब देखते हैं आगे। वेदाभ्यास के द्वारा प्राचीन शिक्षण का बोध होता है। वेदकाल की शिक्षा का अवलोकन करने से उस समय की शिक्षण विधियों का पता चलता है और ये शिक्षण विधियां निम्न प्रकार से प्रचलित थी, यानी कि अधीत, इसको बोलते हैं पढ़ना, बोध समझना, आचरण यानी कि व्यवहार में उनको लाना, प्रसार है यानी सबसे अंत में प्रचार प्रसार उनका करना। सबसे पहले तो उनको वेदों को जो है पढ़ा जाता था, फिर उनको समझना यानी कि बोध है, फिर उनको व्यवहार में प्रयोग में लाना, फिर उनका प्रसार यानी कि सबसे अंत में उनको प्रचार प्रसार के लिए फैलाना। तो सबसे पहले अपने आती है विधि पाठशाला विधि। जो प्राचीन विधियाँ हैं उसके अंतर्गत सबसे पहली विधि है अपनी पाठशाला विधि। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि है कौन सी है? पाठशाला विधि। अगर परीक्षा में आपको पूछ ले जाए कि संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है, तो आपका जवाब होगा पाठशाला विधि। क्या है? पाठशाला विधि है। तो पाठशाला विधि के अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसके अन्य नाम है पंडित विधि या परंपरागत विधि। पाठशाला विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? पंडित विधि और परंपरागत विधि। इसको आप याद रखने के लिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये पाठशाला है, इसका पहला अक्षर क्या है? प है, तो इसके जो अन्य नाम हैं वो भी प से ही शुरू हो रहे हैं, यानी कि पंडित विधि और परंपरागत विधि। और इसको आप अपने तरीके भी समझ सकते हैं। तो ये जो दो नाम है आपको ध्यान रखने हैं, पंडित विधि और परंपरागत विधि। यह है पाठशाला विधि के अन्य नाम। 17वीं शताब्दी तक यह विधि पाठशालाओं, मठों, आश्रमों और गुरुकुलों तथा विद्यापीठों में ही प्रचलित थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आने पर यह विधि लुप्त प्राय या उपेक्षित हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आई थी, उसके आने के बाद में यह विधि लुप्त ही हो गई है। अब देखते हैं कि ये जो पाठशाला विधि है, इस विधि के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, इनके उद्देश्यों के बारे में अपन जान लेते हैं। तो पाठशाला विधि के उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य इसका कि छात्रों को योग्य तथा विद्वान बनाना। जो पाठशाला विधि थी, इसका पहला अपना उद्देश्य है छात्रों को योग्य और विद्वान बनाना। अगला इसका उद्देश्य है ज्ञान को हृदयंगम करना, अर्थात ज्ञान का व्यवहारगत करना, ज्ञान को व्यवहार में लाना, हृदयंगम करना। शास्त्रों, टीकाओं का गंभीर अध्ययन करना, जिससे छात्र वेद, वेदांग, व्याकरण, दर्शन आदि विषयों में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सके। गहन स्मरण शक्ति का विकास करना, जिससे छात्र शास्त्रार्थ, वाद विवाद के समय ज्ञान की उपयोगिता सिद्ध कर सके। पाठशाला विधि का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्र का जनन करना है। पाठशाला विधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रतिभाशाली छात्र का जनन करना, जिससे छात्र मौलिक चिंतन, तर्क शक्ति, चिरस्थायी स्मरण, संतुलित जीवन यापन कर सके। ये जो है अपने पाठशाला विधि के उद्देश्य थे। अब जो पाठशाला विधि है, इसके अंतर्गत पहली विधि आती है अपनी मौखिक विधि। क्या आती है? पाठशाला विधि के अंतर्गत निम्न विधि सम्मिलित की जाती है, जिसमें से पहली विधि है अपनी मौखिक विधि। मौखिक विधि जो इसका अन्य नाम क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण विधि। मौखिक विधि को व्यक्तिगत शिक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी तक मौखिक रूप से ही शिक्षण कराया जाता था। वैदिक मंत्रों का उच्चारण छात्रों के द्वारा बार बार किया जाता था। उच्चारण में आए दोषों का निवारण शिक्षक व्यक्तिगत रूप से करता था। यानी कि जो वैदिक मंत्र थे उनका उच्चारण छात्रों को द्वारा बार बार करवाया जाता था, और जो उच्चारण में दोष आते थे उन दोषों का शिक्षक निवारण व्यक्तिगत रूप से करवाता था। आगे है श्रवण, मनन, निधिध्यास की प्रक्रियाओं में कंठस्थीकरण का अधिक महत्व है। कंठस्थीकरण के अभाव में
निधिध्यास तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अब पाठशाला विधि के अंतर्गत जो अपनी पहली विधि है मौखिक विधि, जो हमने अभी पढ़ी थी, तो इस मौखिक विधि के कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इसके गुण है, इस विधि से छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है। जो मौखिक विधि है इससे उच्चारण शुद्ध होता है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं किसी शब्द को तो उसमें त्रुटि होती है उच्चारण में, तो उच्चारण की त्रुटि है वो इससे दूर हो जाती है, यानी कि उसका जो उच्चारण है वो शुद्ध हो जाता है। इस विधि का गुण, सबसे बड़ा गुण क्या है कि उच्चारण शुद्ध होता है। और मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है, यानी कि बोलने की जो अभिव्यक्ति है उसमें भी हम सशक्त हो जाते हैं। साथियों, आज का अपना ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।